नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक नए टॉपिक को लेकर आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसका जिक्र हमने कल की क्लास में किया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने उन प्यारे दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि संविधान की वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? नागरिकता, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी कि जो आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा दोस्तों? नागरिकता होगी। हमने दोस्तों अपनी पिछली क्लास में, अपनी पिछली वीडियो में किस पर चर्चा की हुई थी? भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की। कितने जो नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया है वह किस तरीके से होती है, उन सबको हम लोगों ने फिगर के माध्यम से समझा था। कितने नए राज्य गठित किए गए थे, स्वतंत्र भारत में गठित होने वाला भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था, इन सब की चर्चा दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में किए हुए हैं। तो जो दोस्त हमारी उस पिछली वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, उन दोस्तों से मेरा यह आग्रह है कि वे हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में दोस्तों भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर हर टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वहां जाकर आसानी के साथ वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा आप लोगों के समक्ष दिखाई दे रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो नागरिकता। यह जो नागरिकता है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों? भाग 2। अगर अनुच्छेद की बात करें किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद क्या होगा? 5 से 11। ठीक है दोस्तों, अब स्रोत क्या होगा इसका? कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका स्वरूप कैसा होगा? यह होगी दोस्तों एकल या इकहरी नागरिकता। ठीक है दोस्तों, अब इस नागरिकता में जो संशोधन का अधिकार होगा, संशोधन का अधिकार, संशोधन का जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा दोस्तों? संसद के पास होगा। किसके पास? संसद के पास। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, बाकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे इसका। अब दोस्तों, ये तो था कुछ बेसिक जानकारियाँ नागरिकता को लेकर, जिसके बारे में आप लोगों को जानना ही बेहद ही ज़रूरी है। भाग किस भाग में है? भाग 2 में है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? 5 से लेकर 11 तक। किस देश के संविधान से लिया गया, अर्थात स्रोत क्या है? ब्रिटेन। इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी है? एकल या इकहरी नागरिकता है दोस्तों। संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब जरा समझिए दोस्तों कि ये जो नागरिकता है, इस नागरिकता का आशय क्या है, मतलब क्या है दोस्तों? तो इसको देखिए, तो जो पहला आप बनाएंगे, इस नागरिकता का मतलब होता है दोस्तों नागरिक होने का भाव। नागरिक होने का भाव। ये कुछ तथ्य आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, इसको आप जानते रहिए। अगर पूछे नागरिकता से आशय क्या है तो नागरिक होने का भाव। दूसरा क्या है दोस्तों? नागरिक जीवन से संबंधित आचार संहिता।
ठीक है दोस्तों। तो नागरिकता का आशय क्या है? नागरिक होने का भाव, नागरिक जीवन से संबंधित आचार संहिता अर्थात नागरिकता से संबंधित आचार संहिता, नियम या कानून, इन सब का उल्लेख किसमें किया गया है दोस्तों? भाग 2 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए दोस्तों, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। जबकि जो हमारा भारत देश है वह कैसा शासन वाला देश है? तो यह देश जो हमारा भारत है दोस्तों, यह संघात्मक शासन वाला देश है। क्या है दोस्तों? संघात्मक शासन वाला देश है। लेकिन दोस्तों यहाँ भारत में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसकी चर्चा हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में की। यूनियन। जो भारत में संघ के लिए शब्द का प्रयोग किया गया, इंग्लिश में किस शब्द का? यूनियन। जबकि दोस्तों अमेरिका में क्या था? फेडरेशन। क्या था दोस्तों? फेडरेशन। ठीक है, अमेरिका में संघ के लिए जो फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया था, जो नागरिकता में संघात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पे नागरिकता कैसी है दोस्तों? दोहरी है। जबकि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल है। हमने संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया हुआ है? यूनियन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि ये अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 क्या है, इन सब की चर्चा हम लोग बारी बारी से करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ज़रा अनुच्छेद 5 में क्या है इसको देख लीजिए। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने पर भारत की नागरिकता। ठीक है दोस्तों, क्या है? संविधान लागू होने पर भारत की नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान किया गया था, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज़रा समझिए इसमें क्या प्रावधान किया गया। इसमें बताया गया कि संविधान लागू होने पर भारत की नागरिकता के बारे में कितने प्रकार के प्रावधान किए गए? तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? 3 प्रकार के प्रावधान किए गए। क्या? वह व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ पर हुआ हो, वह व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों? भारत का नागरिक मानेंगे। इसके बारे में उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 5 में मिलता है। और क्या बताया गया इसमें? इस व्यक्ति के, वह व्यक्ति जिसके माता पिता, वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और क्या बताया गया इसमें कि संविधान लागू होने और संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने के पूर्व 5 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। भारत में क्या किया हो दोस्तों? निवास किया हो। तो इसके बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 5 में। जरा फिर से समझिए कि संविधान लागू होने पर भारत की नागरिकता क्या होगी, इसके बारे में जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 5 में किया गया है। क्या होगी? कि वह व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ हुआ, भारत में, ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से किसी एक के पास क्या होनी चाहिए दोस्तों? अर्थात उसका जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। अब संविधान लागू होने के पूर्व 5 वर्ष तक वह व्यक्ति भारत में निवास कर चुका हो तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये तीनों प्रावधानों में से कोई एक प्रावधान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 6 में क्या है। अनुच्छेद 6 इसमें क्या है दोस्तों? भारत में पाकिस्तान से आने वाले लोगों की
नागरिकता। तो भारत में पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में है। अब यह अनुच्छेद 6 क्या कहता है दोस्तों, जरा इसको समझिए। वह व्यक्ति या उसके माता पिता, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वह व्यक्ति या इसके माता पिता या पितामह या पितामही या मातामही। ठीक है दोस्तों, फिर समझिए। वह व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या मानेंगे दोस्तों? भारत का नागरिक समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जरा समझिए आगे। अब एक डेट दोस्तों यहाँ मिलती है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 तक ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहाँ आ गए दोस्तों? पाकिस्तान से कहाँ आए? भारत। ऐसे व्यक्ति को क्या समझा जाएगा? भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या दोस्तों कि इस 19 जुलाई 1948 के बाद भी भारत के अंदर पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ गए। अब क्या समस्या उत्पन्न हुई भारत सरकार के समक्ष? अब दोस्तों प्रावधान किया गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भी भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन वे क्या होने चाहिए? पंजीकृत। उन्हें पंजीकृत होना पड़ेगा। फिर से समझिए दोस्तों, 19 जुलाई 1948 तक ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहाँ आ गए? भारत में आ गए। ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि इस 19 जुलाई 1948 के बाद भी पाकिस्तान से ढेर सारे लोग कहाँ पर आ गए? भारत में आ गए। अब इनका क्या होगा? इनके लिए दोस्तों फिर से प्रावधान किया गया कि ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भी पाकिस्तान से कहाँ आ गए? भारत में आ गए। ऐसे व्यक्ति को भी भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन वे पंजीकृत होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब समस्या कहाँ उत्पन्न हुई दोस्तों कि इतनी अधिकांश संख्या में लोग आ गए थे भारत में कि उनका एक साथ पंजीकृत या उन्हें एक साथ पंजीकृत करना असंभव था। इसलिए दोस्तों एक और नियम लगाया गया, क्या कि ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आ गए हैं और वे 6 माह भारत में रहने के बाद ही 6 माह तक भारत में निवास करेंगे और निवास करने के बाद ही पंजीकरण के लिए क्या करेंगे दोस्तों? आवेदन कर सकते हैं। फिर से समझिए दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आ गए हैं, ठीक है, और भारत आने के बाद अगर वे 6 माह तक निवास कर लेते हैं तभी वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये थी जो प्रावधान था दोस्तों, ये अनुच्छेद 6 में था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अनुच्छेद 7 को देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 7 को देख लेते हैं कि अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने अनुच्छेद 6 में क्या देखा कि भारत में पाकिस्तान से आने वाले लोगों के बारे में भारत की नागरिकता कैसी होगी उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 6 में किया गया है। अब 7 में क्या है दोस्तों? भारत से
भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। अब जरा इसको समझिए दोस्तों, साथ में क्या है, भारत से ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए, कब? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद। फिर से समझिए, 1 मार्च 1947 के बाद ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन यह शर्त दोस्तों उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो किसी समझौते के तहत पाकिस्तान गए हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात अगर जिन्होंने समझौता करके पाकिस्तान गए हैं तो ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया है बिना किसी समझौते के, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 8 में क्या है। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारतीय मूल के नागरिक जो विदेश में रहते हों। ठीक है दोस्तों, क्या है कि भारत में जन्मे ऐसा व्यक्ति भारत में जन्मा जो विदेश में रह रहा हो, वर्तमान समय में कहाँ रह रहा हो? विदेश में रह रहा हो। तो ऐसे व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 8 में। क्या किया गया है दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति जो जिसका जन्म भारत में तो हुआ है किंतु वह विदेश में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पहली शर्त रखी गई। दूसरी, वह पंजीकृत होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए दोस्तों? पंजीकृत होना चाहिए। तो ये 2 प्रावधान इसमें किए गए। जो भारतीय मूल के नागरिक तो हैं किंतु वे विदेश में रह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी भारत का नागरिक समझा जाएगा अगर उनके माता पिता में से कोई भारतीय होता है, तो यदि वे पंजीकृत भी कर लिए जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, जरा 9 को देखिए। अनुच्छेद 9 में क्या है दोस्तों? इसमें विदेशी नागरिकता के बारे में, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर। ठीक है दोस्तों, क्या है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ऐसे व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो ऐसे व्यक्ति की भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 10 को देख लीजिए। यहाँ पर एक लाइन में इसे भी समझ लीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 में नागरिक अधिकारों के बने रहने का प्रावधान, बने रहने का प्रावधान।
तो अनुच्छेद 10 में क्या है दोस्तों, नागरिक अधिकारों के बने रहने का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 10 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं कि अनुच्छेद 11 में क्या है। ठीक, अब जरा अनुच्छेद 11 को देख लीजिए दोस्तों। 11 में क्या है, इसमें है दोस्तों नागरिकता से संबंधित नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, संसद को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद बहुत ही मोस्ट है, कई बार पूछा गया। आप अनुच्छेद 6 को मत भूलिएगा, अनुच्छेद 5 को मत भूलिएगा, अनुच्छेद 9 को मत भूलिएगा और अनुच्छेद 11, इन्हीं में से दोस्तों अनुच्छेदों को लेकर कभी कभी आपसे नागरिकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसे प्रदान किया गया है, संसद को प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत। अब दोस्तों नागरिकता में संशोधन किया गया, व्यापक तौर पर नागरिकता संशोधन किया गया दोस्तों, और वो नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन है दोस्तों, जरा उसको देख लीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, यह दोस्तों नागरिकता में एक व्यापक संशोधन था। इसके तहत भारत में कितने तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात भारत में कितने प्रकारों से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान जो बताया है वो किस अधिनियम ने बताया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1905। इसने क्या बताया कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 5 तरीकों का प्रावधान करता है। कौन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। किसकी, भारत की नागरिकता। ठीक है दोस्तों, वो 5 तरीके कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। जन्म द्वारा, वंश द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अर्जित भूभागों के समावेश द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, इसके तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। कितने तरीके, 5 तरीके, एकदम दोस्तों उंगलियों पे याद रखिए। पहला क्या, जन्म के द्वारा, दूसरा क्या, वंश के द्वारा, तीसरा क्या, देशीकरण के द्वारा, चौथा क्या, पंजीकरण के द्वारा, पांचवा क्या है दोस्तों, अर्जित भूभागों के समावेशों के द्वारा। अब दोस्तों जन्म के द्वारा कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है, वंश के द्वारा कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है, देशीकरण के आधार पर कैसे प्राप्त की जाती है। तो ये जो 5 तरीके हैं इनकी चर्चा हम लोग दोस्तों बारी बारी से करते हैं। ठीक है दोस्तों, जरा देखिए जन्म द्वारा क्या है। ऐसा व्यक्ति, भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। अब दोस्तों इसमें संशोधन किया गया, इस नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। कब दोस्तों, 1986 ईस्वी में। अब यह शर्त जोड़ी गई क्या कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इस संशोधन के तहत, किस संशोधन के तहत, 1986 के तहत उसके माता पिता में से
उसके माता पिता में से एक को भारतीय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए? एक को भारतीय होना चाहिए। समझ आया दोस्तों? अब आइए देखते हैं हम लोग वंश के द्वारा क्या है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को भारत के बाहर हुआ हो। फिर से सुनिए दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को भी भारत का नागरिक समझा जाएगा, किंतु उसके माता पिता में से किसी एक को भारतीय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें भी संशोधन किया गया। कब दोस्तों? 1992 में। अब 1992 के संशोधन के तहत दोस्तों यह प्रावधान किया गया कि माता के भारतीय होने पर भी उसके बच्चों को क्या मान लिया जाएगा? भारतीय मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए वंश के द्वारा। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है। अब 1992 में एक प्रावधान और कर दिया गया, क्या कि उसकी माता होगी, अगर वो भारतीय है तो उसके बच्चे को क्या मान लिया जाएगा? भारतीय मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? देशीकरण के द्वारा। तो दोस्तों ये जो देशीकरण की विधि है, यह पूर्ण रूप से विदेशी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाली विधि है। कौन सी? देशीकरण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देशीकरण के द्वारा किस प्रकार से कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और देखेंगे कि देशीकरण के द्वारा किस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की। अब दोस्तों जो हमने अभी चर्चा की देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है दोस्तों, तो हमने बताया कि यह पूर्ण रूप से विदेशी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता की विधि है। कौन सी? देशीकरण के द्वारा। तो दोस्तों इसमें क्या है देख लीजिए, ज़रा इसको समझने का प्रयास करिए कि देशीकरण के माध्यम से कैसे किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका लाभ देखिए, देशीकरण के द्वारा जो लाभ होता है, इसका लाभ अनुसूची 1 के देश अर्थात पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक नहीं ले सकते, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देशीकरण के माध्यम समझिए कि देशीकरण के द्वारा कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो देशीकरण के द्वारा कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों भारत सरकार के समक्ष अपने देश की नागरिकता छोड़ने की घोषणा कर चुका हो। तो ऐसा व्यक्ति जो देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि देशीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से भारत सरकार के समक्ष अपने देश की नागरिकता छोड़ने की घोषणा कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्या है? दूसरा इसमें देख लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक भारत में क्या कर चुका हो? निवास कर चुका हो, अर्थात 10 वर्ष तक क्या कर चुका हो दोस्तों? निवास कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति जो भारत के प्रति निष्ठा की शपथ ले चुका हो। अगला क्या है दोस्तों? ऐसा व्यक्ति
जो भारत सरकार में सेवा देना चाहता हो या समाज सेवा करना चाहता हो, समाज सेवा, ऐसे व्यक्ति को भी देशीकरण के माध्यम से क्या दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो भारत में प्रचलित किसी भी भाषा का पर्याप्त जानकार हो, तो ये देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं दोस्तों। तो पहली चीज़, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि देशीकरण के माध्यम से चयन के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। किस आधार पर? चयन के आधार पर। यह जो देशीकरण की विधि है, इस विधि के द्वारा पूर्ण रूप से विदेशी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसके लिए उसे करना क्या होगा कि आवेदन करने की तिथि से भारत सरकार के समक्ष अपने देश की नागरिकता छोड़ने की घोषणा करना पड़ेगा। फिर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक अर्थात 10 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। फिर अगर वो भारत के प्रति निष्ठा की शपथ ले चुका हो, अगर वो भारत सरकार में सेवा या समाज सेवा करना चाहता हो, अगर वो भारत में प्रचलित किसी भी भाषा का क्या हो, पर्याप्त जानकार हो, तो ऐसे व्यक्ति को देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगली विधि दोस्तों, पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता किस आधार पर प्राप्त मिलेगी दोस्तों, प्राप्त की जा सकती है, जरा उसको देखते हैं। देखिए, पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति आवेदन की तिथि से 7 वर्ष तक भारत में निवास कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, तो जो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विधि बताई गई है, कितने तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है पंजीकरण के माध्यम से। तो पहला क्या है कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से वह व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। अगला क्या है, वह व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ हो किंतु कहाँ रह रहा हो, विदेश में। ऐसा व्यक्ति भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगला क्या है दोस्तों, यदि कोई विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाहित हो तो उसे भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब दोस्तों अगला क्या है, इन तीनों के जो उपर्युक्त तीनों हैं दोस्तों, इन तीनों के अल्पवयस्क बच्चे। ठीक है दोस्तों, जरा इसे फिर से समझिए कि पंजीकरण के माध्यम से किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। उस व्यक्ति को आवेदन करने की तिथि से भारत में कितने वर्ष तक निवास करना पड़ेगा, 7 वर्ष तक निवास करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ है किंतु वह कहाँ रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो। कोई विदेशी महिला जिसका विवाह किसके साथ हुआ हो, भारतीय पुरुष के साथ हुआ हो। ठीक है, और इन तीनों के अल्पवयस्क बच्चे। ये जो विधि है दोस्तों, ये सब तरीके हैं जो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब जो अगला है, अर्जित भूभागों के समावेशों के द्वारा किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाएगी। अर्जित भूभागों के समावेश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब इसको देख लीजिए। अगर भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को मिलाती है, अर्जित कर लेती है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय नागरिकता
प्राप्त कर दी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे पांडिचेरी को जब मिलाया गया था दोस्तों, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, जब कभी भारत सरकार किसी भी भू क्षेत्र को अपने में मिलाती है तो उस क्षेत्र में आने वाले लोगों को वो भारत की नागरिकता प्रदान कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जो 5 तरीके थे नागरिकता प्राप्त करने के। कौन कौन से? जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, फिर देशीकरण के माध्यम से, फिर पंजीकरण के माध्यम से, और जो लास्ट आपका था अर्जित भूभागों के समावेश के द्वारा। तो दोस्तों, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत जो भारतीय नागरिकता के 5 तरीके बताए गए थे, उन सब की चर्चा दोस्तों हम लोगों ने विस्तार पूर्वक की। अब दोस्तों, इसी अधिनियम में नागरिकता खोने के तरीके भी बताए गए हैं, किस प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, उनके बारे में भी प्रावधान किया गया है। किसके तहत दोस्तों? 1955 के तहत। तो ठीक है दोस्तों, तो जिसकी चर्चा हम लोग आगे नेक्स्ट की जो क्लास होगी दोस्तों, कल की जो क्लास होगी, उसमें हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, समझेंगे किस प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त होती है, वे तरीके क्या हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। फिर भारत में दोहरी नागरिकता का क्या प्रावधान था, ठीक है दोस्तों, किसे दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, इन सब की चर्चा हम लोग अपने कल की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर हमारे इस प्रयास को आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास लाइक और शेयर करिए। अगर टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, धन्यवाद।